हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार और सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीनों के सिद्धांत। और इस अभी टॉपिक चल रहा है फ्लाईव्हील, गतिपाल पहिया। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है वेट ऑफ फ्लाईव्हील या एनर्जी स्टोर्ड इन ए फ्लाईव्हील, गतिपाल पहिए का भार या गतिपाल पहिए में संचित ऊर्जा। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि वी नो दैट यदि कोई आई जड़त्व आघूर्ण वाला फ्लाईव्हील है और ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, गतिमान है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी कि कोई पहिया है हमारे पास, कोई फ्लाईव्हील जिसका जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई है तथा ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है या गति कर रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? E बराबर 1/2I ओमेगा स्क्वायर होगी, जहां I क्लियर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा क्या है? उसका कोणीय वेग है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब गतिपाल पहिए में ऊर्जा संचित की जाएगी तो क्या होगा कि मतलब जब गतिपाल पहिया एनर्जी को स्टोर करेगा तो उसका वेग क्या है? बढ़ेगा। गतिपाल पहिया तेजी से घूमेगा। और यदि पहिए द्वारा जब ऊर्जा खर्च की जाएगी, जब गतिपाल पहिया अपनी ऊर्जा किसी दूसरी मशीन को देगा, मतलब यही तो था भी गतिपाल पहिए की क्या वर्किंग थी कि गतिपाल पहिया जब इंजन से एनर्जी मिली, यानी जब उसका पावर स्ट्रोक था, जिस पावर स्ट्रोक में जब उसको एनर्जी मिली उस टाइम पे क्या है, पहिया उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और जब इंजन के दूसरे स्ट्रोक चल रहे होंगे, जैसे सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, जो पावर स्ट्रोक नहीं है उनमें क्या है, गतिपाल पहिया अपनी ऊर्जा देता है। तो वही बात कि जब गतिपाल पहिया ऊर्जा संचित करेगा तो उसका वेग बढ़ेगा, वो तेजी से घूमेगा। यानी जब एनर्जी को स्टोर कर रहा है उस टाइम वो तेजी से घूमेगा, और जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी अपनी एनर्जी किसी दूसरी मशीन को देगा, तो तब क्या होगा, वो उसकी गति घट जाएगी, उसकी जो वेग होगा वो घट जाएगा, ओमेगा कम हो जाएगा। मान लिया ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा था, क्लियर। जब एनर्जी को स्टोर करता है तब उसका कोणीय वेग ओमेगा बढ़ जाएगा, और जब एनर्जी को रिलीज करेगा तब ओमेगा कम हो जाएगा, क्लियर। तो यानी देखते सॉरी, m क्या है? गतिपाल पहिए का सहती है, गतिपाल पहिए का मास है, गतिपाल पहिए की सहती। मान लिया ये किलोग्राम में है, इन केजी, क्लियर। उसके बाद मानते हैं कि जो N1 है वो इंजन के एक चक्र में पहिए की अधिकतम गति, इंजन के एक चक्र में पहिए की अधिकतम गति क्या है कि इंजन की जो साइकिल चल रही थी उसमें जो मैक्सिमम स्पीड होगी गतिपाल पहिए की, वो मान लिया हमने N1 है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आरपीएम में, चक्कर प्रति मिनट या राउंड पर मिनट। ऐसे ही अगर मान ले N2 क्या है, इंजन के एक चक्र में पहिए की न्यूनतम गति, ये भी क्या है, मान लिया आरपीएम में है। यानी जब गतिपाल पहिया एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को अपने अंदर संचित करता है, तो वो उसका वेग बढ़ जाता है। यानी उस टाइम पे मान लिया वो
n1 आरपीएम से घूम रहा है। किस टाइम पे? जब वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है। और जब वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, जिस टाइम पे उसका कोणीय वेग क्या होता है? कम होता है। मान लिया उस टाइम पे उसकी जो गति है वो n2 आरपीएम है, यानी n1 मैक्सिमम स्पीड है और n2 मिनिमम स्पीड है। उसके बाद k क्या है? गतिपाल पहिए की घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको मान लेते हैं ये मीटर में है, इन मीटर। उसके बाद देखो आई कितना हो जाएगा? आई क्या है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी गतिपाल पहिए का सहती जड़त्वा गुण कितना होगा? चलो लिख लेते हैं, गतिपाल पहिए का सहती जड़त्व आघूर्ण, और कितना होगा ये? m k स्क्वायर। और यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी? क्योंकि m किलोग्राम में और ये k मीटर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर कि भाई कोई फ्लाईव्हील है जिसका जड़त्वाघूर्ण आई है और ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होगी। और हमने बात की कि जब एनर्जी को स्टोर करता है तो ओमेगा बढ़ता है, कोणीय वेग उसका बढ़ता है, और जब वो एनर्जी को रिलीज करता है तो उसका जो कोणीय वेग है वो घटता है। तो हमने मान लिया हमने मान लिया कि जो इंजन की साइकिल चल रही थी, उस साइकिल के मैक्सिमम स्पीड उसकी n1 है और मिनिमम स्पीड n2 आरपीएम। क्लियर? अब देखो, अब फ्लाईव्हील की n1 गति पर कितनी ऊर्जा होगी उसकी? अब फ्लाईव्हील की n1 गति पर ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, चलो गतिज लिख देते हैं। मान लिया ये E1 हम इसको कह रहे हैं, और कितनी हो जाएगी? आई n1 पर ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा 1, तो 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर। क्योंकि देखो क्या है, 1/2 आई ओमेगा 1 किसके बराबर होता है? 2 पाई n1/60 का स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि क्या होता है, ओमेगा कितना होता है? 2 पाई n/60 के बराबर होता है। ये इतने रेडियन प्रति सेकंड। क्लियर है ना कि कोणीय वेग ओमेगा 2 पाई n/60 रेडियन पर सेकंड, जहां n क्या है? गति है आरपीएम में या राउंड पर मिनट। क्लियर? हो गया इतना काम। ये हो गया, मान लो इक्वेशन हम मान लेते हैं 1। उसके बाद फ्लाईव्हील की n2 गति पर गतिज ऊर्जा मान लिया E2 है, न्यूनतम गति n2 पर गतिज ऊर्जा मान लिया E2, तो ये हो जाएगी 1/2 आई ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओमेगा 2 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी हो जाएगी? 1/2 आई 2 पाई n2/60 का होल स्क्वायर। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। अब हम तो बात कर रहे हैं कि एनर्जी फ्लक्चुएशंस की। भाई एनर्जी में कितने फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं? भाई मैक्सिमम एनर्जी इतनी, मिनिमम एनर्जी इतनी, तो एनर्जी में फ्लक्चुएशन कितना होगा? मैक्सिमम एनर्जी में से मिनिमम एनर्जी को घटा दो, भाई इतना ही तो फ्लक्चुएशन होगा कि मैक्सिमम एनर्जी में से मिनिमम एनर्जी को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। अब देखिएगा इतना हो गया होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा ऊपर से। तो एनर्जी फ्लक्चुएशन, ऊर्जा में उतार चढ़ाव, EF से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी में से मिनिमम एनर्जी को घटा दो, E1 माइनस E2 हो जाएगा इतना काम। E1 और E2 की वैल्यू पुट करो। E1 की वैल्यू 1/2 आई ओमेगा 1 की जगह 2 पाई n1/60 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 आई
2 पाई n2 अपॉन 60 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा कुछ थोड़ा सोल्व करते हैं, कॉमन ले लीजिएगा जो कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 i कॉमन आ गया। यहां से देखिएगा 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर अपॉन 60 का स्क्वायर कॉमन आ गया इतना। अंदर देखिएगा क्या बचता है भाई, यहां से ये आ गया, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, बचा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। क्लियर? अब आगे थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं कि देखो क्या हो जाएगा। 1/2i 4 पाई स्क्वायर, या ये हो जाएगा देखो सीधा सा पाई स्क्वायर बटे 900, क्योंकि 3600, 4 से 3600 को काटो कितनी बार कटेगा? 900 बार। तो 1/2i पाई स्क्वायर अपॉन 900। अब इसको खोलेंगे देखो कितना हो जाएगा, n1 माइनस n2, n1 प्लस n2। चूंकि हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है ना? तो पढ़ के आए हो, 12th में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बहुत छोटी क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब हो गया इतना काम। अब देखिएगा आगे पाई स्क्वायर अपॉन 900 है ना, आई, उसके बाद n1 प्लस n2 अपॉन 2, ये वाला जो 2 था हम इसके साथ ले गए। क्लियर? उसके बाद इनटू n1 माइनस n2। अब हमें पता है, वो थोड़ा सा और साफ करता हूं मैं इसको। अब हमें पता है कि औसत गति n कितनी होगी? n1 प्लस n2 अपॉन 2 के बराबर होगी। क्लियर? तो अब यहां इसकी जगह क्या रख सकते हो? औसत गति n पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 900 इंटू आई इंटू n इंटू n1 माइनस n2। तो ये कितना हो गया? EF का फॉर्मूला हो गया, एनर्जी फ्लक्चुएशन हो गया। इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, एनर्जी फ्लक्चुएशन, ऊर्जा में उतार चढ़ाव, EF इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 900 इंटू आई की जगह क्या पुट कर दो? mk स्क्वायर गुणा n क्या है? औसत गति गुणा ये क्या है? गति में परिवर्तन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर? इतना हो गया। ये क्या हो गया कि एनर्जी फ्लक्चुएशन का हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया कि कितनी एनर्जी स्टोर करेगा इंजन या कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर? एनर्जी फ्लक्चुएशंस हो गए। अब बात आती है आगे, देखो अब इस फॉर्मूले से हमें पता है क्या चलता है कि अगर हमें ऊर्जा के किसी उतार चढ़ाव की हेल्प से गति के उतार चढ़ाव को कम करना है ना, कि गतिपात पहिया का काम क्या होता है कि ऊर्जा के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करके गति के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है। यही तो काम है गतिपात पहिए का। तो क्या हो गया कि अगर किसी गतिपात पहिए की हेल्प से एनर्जी फ्लक्चुएशन को कम करके गति में जो परिवर्तन है उनको कम करना है, जो स्पीड फ्लक्चुएशन है उनको अगर कम करना हो, तो जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू mk स्क्वायर का मान अधिक होना चाहिए। यानी अगर हमें गति के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना है तो I इज इक्वल टू mk स्क्वायर का जो मान है वो अधिक होना चाहिए। तो ये देखा, अगर मैंने भी लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि दो तरीके के फ्लाईव्हील हम यूज करते हैं, डिस्क टाइप और रिम टाइप। डिस्क टाइप एंड रिम टाइप। उनमें होता क्या है कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन होती है,
रिम टाइप फ्लाईव्हील की ज्यादा होती है, तो रिम टाइप ऑफ फ्लाईव्हील की रेडियस ऑफ जाइरेशन ज्यादा होने से उसका जड़त्वाघूर्ण ज्यादा होता है, तो जिससे जो जनरली हम रिम टाइप को ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर? उसके बाद अब देखो इसमें बात आती है, अब ये जो हमने एक संबंध फाइंड आउट किया, हम बात कर रहे हैं वेट ऑफ फ्लाईव्हील की, तो हम क्या करते हैं कि इस रिलेशन की हेल्प से, इस संबंध की सहायता से किसी गतिपात पहिए का आवश्यक सहती ज्ञात कर सकते हैं, उसका भार ज्ञात कर सकते हैं। देखो m क्या है, किसी गतिपात पहिए की यहां सहती है, तो इस रिलेशन की हेल्प से हम गतिपात पहिए की सहती ज्ञात कर सकते हैं, उसका भार ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि W इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सहती अगर ज्ञात है तो मास, उसका वेट भी ज्ञात कर सकते हैं, वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें जड़त्वाघूर्ण अगर ज्ञात करना हो तो हम जड़त्वाघूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि I इज इक्वल टू m के स्क्वायर। ओके, थैंक यू।